नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे उत्तराखंड के कुछ बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड में चल रहे विधानसभा चुनावी माहौल से, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर अब रण सज चुका है। चुनावी मैदान में कुमाऊं मंडल सबसे महत्वपूर्ण हो चुका है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच यहां पर वर्चस्व की लड़ाई है। इसमें जो भी जीतेगा वो प्रदेश में बड़े चेहरे के रूप में उभर कर सामने आएगा। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में तराई बाबर में 13 सीटों पर इस बार सबसे जबरदस्त मुकाबला तय है। बता दें आपको कि इससे पहले पूर्व सीएम और कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत नैनीताल जिले की लालकुआं सीट से मैदान में उतरे हैं। इस सीट का आधा हिस्सा तराई तो आधा हिस्सा बाबर में आता है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर जिले की तराई की खटीमा से उम्मीदवार बने हैं और भाबर क्षेत्र में नैनीताल जिले के 4 और तराई क्षेत्र में उधम सिंह नगर जिले के 9 विधानसभा सीटें आती हैं। जिन 13 सीटों में इन दोनों दिग्गजों के एक्शन का प्रभाव पड़ेगा, उनमें भाबर की हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर और लालकुआं सीटें हैं, जो कि नैनीताल जिले में पड़ती हैं। जबकि इनसे लगी तराई की 9 सीटें रुद्रपुर, काशीपुर, जसपुर, किच्छा, खटीमा, सितारगंज, नानक माता, गदरपुर और बाजपुर शामिल है। दोनों बड़े नेताओं को अपनी अपनी सीट के साथ साथ इन सभी सीटों को जीतने का भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शासन ने राजनीतिक दलों को राहत दे दी है, तो वहीं व्यापारियों को भी बाजार खोलने की अवधि को लेकर उसको बढ़ाकर अब राहत दी गई है। अब राजनीतिक दल खुले स्थान पर कोविड सम्यक व्यवहार के अनुसार अधिकतम 1000 व्यक्तियों की सभा कर सकेंगे, बशर्ते संख्या मैदान की क्षमता का 50% हो। तो वहीं रात्रि कर्फ्यू में भी 2 घंटे की ढील देते हुए इसकी समय सीमा को अब रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। पहले यह समय सीमा रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए थी। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के देखते हुए राज्य के 11 फरवरी तक बढ़ाए गए कोविड प्रतिबंध की मानक प्रचलन कार्यविधि यानी कि एसओपी में भी ये छूट दी गई है। जहां भारत निर्वाचन आयोग की ओर से ये छूट प्रदान किए जाने के बाद शासन ने भी इसे एसओपी में समाहित किया है। शासन की ओर से जारी किए गए एसओपी के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के क्रम में राजनीतिक दल सभागारों में भी बैठक कर सकते हैं। इसके लिए सभागार की क्षमता के 50% या फिर अधिकतम 500 व्यक्तियों को भाग लेने की अनुमति होगी। पहले यह संख्या 300 निर्धारित की गई थी। एसओपी के अनुसार राज्य में राजनीतिक रैली, धरना प्रदर्शन, रोड शो, बाइक रैली जैसी आयोजन को 11 फरवरी तक के लिए अनुमति नहीं होगी। और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापसी के आखिरी दिन भाजपा केवल 6 बागियों को ही मनाने में कामयाब रही। प्रदेश की 12 विधानसभा सीटों पर उसमें अब भी बगावत का खतरा बना हुआ है। इन सीटों पर पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ उतारे गए बागी चुनाव मैदान से हटने को तैयार नहीं है। भाजपा को 4 विधानसभा सीटों पर राहत मिली, तो वहीं डोईवाला सीट पर पार्टी बगावत कर निर्दलीय पर्चा भरने वाले सौरभ थपलियाल और सुभाष भट्ट, राहुल पवार और वीरेंद्र रावत को मनाने में कामयाब रही। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की बागियों को मनाने में अहम भूमिका मानी जा रही है। इस दौरान घनसाली सीट पर भाजपा ने बागी सोहनलाल खंडेलवाल को मना लिया है। साथ ही पिरानकलियर सीट पर बागी जय भगवान ने भी पर्चा वापस ले लिया। कालाडूंगी में पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ बगावत को निर्दलीय मैदान में उतारे गजराज बिष्ट को भी भाजपा ने मना लिया है। इस दौरान भाजपा अभी भी 1 दर्जन विधानसभा सीटों पर बगावत का सामना करेगी। इन सीटों पर पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ मैदान में उतारे गए बागियों के नामांकन वापस लेने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने मना करने से पार्टी को परेशानी हो सकती है। तो वहीं बात करें कोविड की, तो कोविड-19 महामारी की कठिन चुनौती के बावजूद देश में अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत हैं। सोमवार को संसद में पेश किए गए केंद्र सरकार के 2021-22 की आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र की विकास दर में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। इन दोनों ही क्षेत्रों के सकारात्मक रुझान उत्तराखंड राज्य के लिए अच्छे संकेत माने जा रहे हैं। आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में कोविड-19 महामारी की पहली और दूसरी लहर की चुनौतियों के बीच
सकल विकास दर में सतत सुधार का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट में देश की जीडीपी में 8 से 8.5% तक के सुधार की संभावना जताई गई। आर्थिक मामलों के जानकारों के मुताबिक उत्तराखंड की सकल विकास दर 2019 और 20 में 4.20% तक रही, लेकिन कोरोना काल में इसमें भारी गिरावट दर्ज की गई है। आपको बताते चलें कि कोरोना की दूसरी और अब तीसरी लहर में राज्य की अर्थव्यवस्था को पहली लहर जितना नुकसान नहीं हुआ। राज्य में उद्योग और पर्यटन उद्योग की गति का ठहराव भी खत्म हो गया है। ये दोनों ही सेक्टर सुधार की ओर हैं। आर्थिक समीक्षा में सेवा और औद्योगिक क्षेत्र में सुधार के संकेत इसी की तस्दीक कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि सेवा क्षेत्र में 8.2% और औद्योगिक क्षेत्र में 11.2% तक का सुधार का अनुमान है। ये उत्तराखंड के लिए काफी अच्छे संकेत बताए गए और राज्य के लिए इन दोनों ही क्षेत्रों की खास अहमियत है। राज्य सरकार भी इन दोनों ही क्षेत्रों पर फोकस कर रही है और राज्य में पिछले 5 साल के दौरान राज्य सरकार करीब 30,000 करोड़ का औद्योगिक निवेश लाने में कामयाब रही। तो वहीं खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं। रुक करेंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों की ओर। शुरुआत करेंगे इस बार कोरोना से, जहां प्रदेश में बीते 24 घंटे के भीतर करीब 1200 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 10 मरीजों की इस दौरान मौत हो गई। तो वहीं उत्तराखंड में संक्रमितों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा रही है। फिलहाल राज्य में 3,790 सक्रिय मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है और स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सोमवार को देहरादून में 368 संक्रमित मिले हैं, हरिद्वार में 160, नैनीताल में 210, पौड़ी में 34, उधम सिंह नगर में 211, अल्मोड़ा में 25, रुद्रप्रयाग में 35, उत्तरकाशी में 45, बागेश्वर में 17, चंपावत में 67, पिथौरागढ़ में 7, चमोली में 11 और टिहरी में 10 संक्रमित मरीज मिले। कोरोना की तीसरी लहर में अब तक 128 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि संक्रमितों की तुलना में सोमवार को 2,499 मरीज ठीक हुए। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 76,301 हो गई है। इसमें से 44,391 स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश की रिकवरी दर की बात करें तो करीब 58.18% और रिकवरी दर रही, जहां सैंपल जांच के आधार पर संक्रमण दर 4.40% दर्ज की गई है। और शिमला बाईपास रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई और इस टक्कर में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। युवक बहन के साथ मोटरसाइकिल से घर जा रहा था और हादसे में मारा गया युवक 2 बहनों का अकेला भाई था। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को हिरासत में ले लिया है और इस हादसे को गंभीरता के साथ इसकी जांच भी की जा रही है। हादसा शिमला बाईपास स्थित आसन नदी के पलवल पुल के पास का बताया जा रहा है। युवक की पहचान अनूप पाठक निवासी पलवल के रूप में हुई है। रविवार सुबह करीब 8 बजे अनूप बहन अनु के साथ नया गांव जा रहा था कि तभी सुबह बहुत घना कोहरा रहा, जिस दौरान सामने से गन्ने से लदी एक ट्रैक्टर ट्रॉली आ रही थी। माना जा रहा है कि कोहरे के कारण उस ट्रॉली ने नहीं देखा और दोनों के आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में अनूप बुरी तरह से घायल हो गए हैं। दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने अनूप को मृत घोषित कर दिया है। और राजकीय जिला अस्पताल के कोरोनेशन विंग में डॉक्टर और फार्मासिस्ट से मारपीट का मामला सामने आया है। इस दौरान मारपीट के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर सोमवार को डॉक्टरों की एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में आज दोपहर 12 बजे ही कोरोनेशन अस्पताल में ओपीडी कार्य बहिष्कार करने का फैसला किया गया है। इस दौरान चेतावनी दी गई कि अगर सोमवार शाम तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो मंगलवार से जिले भर के सरकारी अस्पतालों में सेवाओं का बहिष्कार किया जाएगा। इसके बाद पुलिस द्वारा जानकारी दी गई कि उस वक्त उस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर कोरोनेशन ओपीडी स्टाफ द्वारा जारी किया गया कार्य
अस्पताल के स्टाफ के वापस काम पर लौटने को लेकर मरीजों और उनके तीमारदारों ने राहत की सांस ली है। तो वहीं राजकीय संयुक्त उप जिला चिकित्सालय श्रीनगर गढ़वाल में इस घटना के विरोध में आज काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्वक विरोध प्रकट किया गया था। इस दौरान एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती व्यक्ति की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी और केंद्र के संचालकों ने रात को इस व्यक्ति को कोरोनेशन अस्पताल पहुंचाया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया था। सूचना पाकर परिजन भी अस्पताल पहुंचे थे और परिजनों का यह आरोप था कि डॉक्टरों के उनके मरीज को देखने में लापरवाही की गई है, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। इस बात को लेकर खूब हंगामा हुआ। इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर और फार्मासिस्ट के साथ मारपीट की गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह बीच बचाव कर इस पूरे मामले को शांत कराया है। तो वहीं बात करें धोखाधड़ी की, तो बेचे गए फ्लैट की कीमत वसूलने के बावजूद बिके हुए फ्लैट किसी और को बेच दिए गए। ये धोखाधड़ी, षड्यंत्र और तमाम ऐसी धाराओं में मामला दर्ज कर एक महिला समेत 5 लोगों के खिलाफ राजपुर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल राजपुर थाना पुलिस के मुताबिक पंकज गुप्ता निवासी असोड़ा हाउस, बस्टन कचहरी रोड, मेरठ की शिकायत पर मोनू त्यागी और वसुंधरा यूपी, राजीव त्यागी, राजीव शर्मा, संध्या सिंह और राहुल दास के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता पंकज गुप्ता का कहना है कि वो नई दिल्ली स्थित मेसर्स निश्याम भोजन कॉलोनी का रहने वाला है और उसने देहरादून राजपुर रोड पर एक विलेज नाम से प्रीमियम फ्लैट्स की आवासीय योजना की प्रोमोटर कंपनी मार्क्स इंफ्रा होम्स के डायरेक्टर राजीव त्यागी के बेटे अतर सिंह त्यागी से जनवरी 2017 में एक करीबी मित्र के यहां मुलाकात की थी। इस दौरान बिक्री के लिए उपलब्ध फ्लैट्स को कैश डाउन पर बेचने के संबंध में भी बताया गया। भरोसा भी दिया गया कि 6 महीने के अंदर फ्लैट्स पूरी तरह से तैयार करके रजिस्ट्री करवा दी जाएगी। प्रोमोटर कंपनी मार्क्स इंफ्रा होम्स की निदेशक मनु त्यागी और राजीव त्यागी समेत कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि राजीव शर्मा पुत्र AK शर्मा निवासी सुभाष चंद्र नगर मेरठ कंपनी की देखभाल करते हैं और आरोप है कि मनु त्यागी, राजीव त्यागी और राजीव शर्मा ने प्रारंभिक बातचीत के बाद फ्लैट के कैश डाउन पर क्रय करने के सौदे को करीब 51,16,450 रुपए और फ्लैट नंबर A503 को कैश डाउन क्रय करने का सौदा करीब 52,20,950 रुपए में तय किया। पेमेंट लेने के बाद षड्यंत्र रचते हुए धोखाधड़ी की गई।